मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपके लिए फिर से एक बार क्लास 12th के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक वीडियो भी डाला हुआ है मैंने, जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े हैं या किसी मजबूरी में फंस गए हैं और अब सिर्फ उन्हें ऐसा कुछ कि थोड़े से अच्छे परसेंटेज बन जाए, 50% बन जाए, 50%, ताकि हम कोई कंपटीशन एग्जाम दे सके, उसके लिए एक वीडियो डाला हुआ है कि लास्ट टाइम देख लें, ऐसा करके कोई वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जो सबसे ज्यादा मार्किंग करके आपको 50% एटलीस्ट जो है, जो मिनिमम एक क्वालिफिकेशन होती है वो ला सकते हैं आप उसको देख के। तो उसी में मैंने चैप्टर नंबर 5 को भी इंपॉर्टेंट बताया है। तो आज हम उस चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं, सभी बोर्ड के लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक बोर्ड के लिए है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और तैयारी बोर्ड एग्जाम की। आई होप आपकी मस्त चल रही होगी और सब कुछ हमने कर लिया है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट, सब कुछ आ गया है। तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी जो है वो मस्त चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। और कई बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते भी हैं कि मैम पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो जब पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में, या अगर आप हमारे बैच से जुड़े हुए हैं तो हमें जरूर लिख कर भेजें कि कैसे क्या रहा रिजल्ट, ठीक है। और सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि फैब आ गया है भाई, 2-4-10 दिन में एग्जाम है आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे वो है कि एक द्विसंकरण जिसका जीनोटाइप TA है, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल A स्मॉल a हो, से बनने वाले युग्मकों के क्या प्रकार हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन RBSC में आया हुआ है, RBSC में, और एक बार बिहार के किसी मॉडल पेपर के अंतर्गत भी आया हुआ है। MP में नहीं देखा है मैंने, लेकिन इन दो में मैं आपको गारंटी दे रही हूं आने के चांसेस हैं, क्योंकि आया हुआ है कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर। तो भाई आपको क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि युग्मक कैसे बनाने। तो भाई आप युग्मक कैसे बनाते हो, हर एक को हमारे पास क्या करना है, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान आपको रखना है। पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमने एक मॉडल पेपर किया था, उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन 4 प्रकार के अलग अलग युग्मक बनाएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया था। तो वो तब सही कर पाओगे आप, शायद बिहार बोर्ड का ही था, हाँ शायद बिहार बोर्ड का ही था या यूपी का था। तो उसमें ऑप्शनल में दे दिया था कि इनमें से कौन सा युग्मक 4 प्रकार के जो है युग्मकों का निर्माण करेगा। तो आप युग्मक बनाना सीखेंगे तभी आपको हो पाएगा, वहां पे भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक और बार इसको देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पे 4 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, इसी सवाल का एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इससे कितने युग्मक बनेंगे, तो उसका हमने एक फॉर्मूला कर रखा है 2 की पावर n वाला, ठीक है। 2 की पावर n क्या है, तो हमें पता है कि n क्या होता है, यहाँ पे विषम युग्मकी होते हैं। विषम युग्मकी क्या होते हैं, वैसे तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है भैया, फाइनल हम तैयारी कर रहे हैं जिसमें हेट्रोजाइगस जो होते हैं, जिसमें दोनों जीन्स या एलील जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये है कैपिटल T और स्मॉल t है, ये अलग अलग है, दोनों विषम युग्मकी है। तो यहाँ पे देखो कितने विषम युग्मकी है, तो एक जोड़ा ये विषम युग्मकी है, एक जोड़ा ये विषम युग्मकी, यानी 2 विषम युग्मकी है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, मतलब 4 गैमेट बनने चाहिए। ये तो आपको ये बताएगा कि आप सॉल्यूशन सही कर रहे हैं या नहीं। तो चेकिंग हमने कर ली कि 4 युग्मक बनने चाहिए, ठीक है। तो 4 युग्मक बन जाएंगे। अब जो है 4 युग्मक बन रहे हैं, तो वो 4 युग्मक कैसे हैं, कैसे बनाए, तो भाई हर एक को दूसरे से आपको पेयरिंग करवानी है। कैसे पेयरिंग करवाओगे, सबसे पहले हम कैपिटल T और स्मॉल t को यहां ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें कॉम्बिनेशन बना दो। देखो एक कैपिटल को एक स्मॉल कैपिटल A से करवा दो, एक तो ये हो गया। एक कैपिटल T को स्मॉल a से करवा दो, ठीक है, ये हो गया। एक बार कैपिटल A यहां रख दो, एक बार कैपिटल A यहां रख दो, और एक बार स्मॉल t के साथ स्मॉल t a रख दो। बस दो चीजें आप ले लो, 4 जगह उसको रख दो, हमें 4 बनाने हैं। तो एक कोई चीज ले लो, चाहे वो कैपिटल T स्मॉल t ले लो या स्मॉल a कैपिटल A ले लो, कोई बात नहीं है। उससे चारों को कॉम्बिनेशन करा दो, जैसे मैंने करवाया। कितने बन रहे हैं भाई, 4 बन गए, इसका मतलब हम सही हैं। तो कौन कौन से बन रहे हैं ये देखो, कैपिटल T स्मॉल a, कैपिटल T कैपिटल A, स्मॉल t कैपिटल A, स्मॉल t स्मॉल a, ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन में, और
एमसीक्यू में तो मॉडल पेपर में आया हुआ ही है, इसी टाइप से सॉल्व होगा वो भी। तो थोड़ा एक बच्चों को क्या होता है, हमें ऐसी आदत हो गई है क्वेश्चंस को रटने की। बेटा क्वेश्चंस को रटा मत करो, एक क्वेश्चन जो हम करते हैं मैथ्स की तरह उसमें कॉन्सेप्ट लगाना सीखो कि भाई इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की तो वही समुद्र है पूरा, कोई अनलिमिटेड है यहाँ पे मामला। किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का, इससे 10 क्वेश्चन बना सकती हूं मैं अलग अलग प्रकार के, इसी सेम सवाल से, सेम कॉन्सेप्ट से। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और बायोलॉजी में कनेक्शन बहुत जरूरी है कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं वो हर पूरी बायोलॉजी से कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 6 है तो वो 6th वाला 5th से कनेक्टेड नहीं है, भाई हमने जो 5th में पढ़ा है उससे भी कनेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है एक संकर क्रॉस क्या कहलाता है, या एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो भाई दो तरह की परिभाषाएं आपके पास है, एक तो देखो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, एक जो हमने नोट्स में लिखी है, वन शॉट आपने देख ही लिया होगा, इसका डिटेल क्लासेस भी देख ली होगी। क्या परिभाषा देते हैं, जो मैंने लिखवाई है मैं बोल देती हूँ, ये थोड़ा सा इजी बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं मैम थोड़ी सी डेफिनेशन टफ पड़ती है। तो इस बार जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ वो थोड़े नोट्स से डिफरेंट है, जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए, क्योंकि मुझे वीक बच्चों को भी देखना है, मुझे अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चों को भी देखना है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए ये वाली परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। एक ही लक्षण के दो रूपों की वंशागति हेतु किया गया संकरण, जैसे कि हमने लंबे और बोने पौधों के बीच करवाया था, ठीक है, वो संकरण क्या कहलाता है, संकरण। ये इजी वाली है, सिंपल, जिसको याद नहीं हो रही है वो टिपिकल वाली। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, जैसा कि मैं कह रही हूं, हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें तो मेरिट पेपर फाड़ना है भाई, हमें तो न्यूज़पेपर एग्जाम का पेपर मत फाड़ देना, न्यूज़पेपर फाड़ना है हमें, तो उसकी तैयारी तो फिर उस हिसाब से होगी, जिसके लिए सारे नुस्खे मैं आपको दे चुकी हूँ। तो बिल्कुल मुझे लगता है वो सारे नुस्खे आपने देखे होंगे, यूट्यूब वालों ने भी और स्पेशली बैच वाले बच्चों ने भी। तो अभी क्या है कि ये तो हो गई वो वाली डेफिनेशन। हमने जो डेफिनेशन लिखी है नोट्स के अंदर कि एक जोड़ी विपर्यासी या विपरीत गुणों के मध्य करवाए जाने वाला जो संकरण है उसे हम क्या कहेंगे, एकल संकरण। संकरण उदाहरण दे देंगे आप, उदाहरण देखो मैंने यहाँ नहीं दिया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज आप लिखते हैं तो उसके साथ उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है, ये आपका इंप्रेशन अच्छा करता है। जैसे मेंडल ने लंबे, और यहाँ पे शुद्ध लंबे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल टी व शुद्ध बोने, यहाँ पे भी शुद्ध लिख देना बच्चों, शुद्ध बोने पौधों स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया, ये आप लिख देंगे, ठीक है। इतनी तो काके की तो आप लिख ही सकते हैं। अच्छा, यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मटर में फली का प्रभावी रंग हरा हो, देखो अगर ये 2 नंबर में आया है तो आप मटर का वो पुन्नेट चार्ट बना देना मेंडल वाला। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मटर में फली का प्रभावी रंग हरा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे जो रट के जाते हैं वो हो जाते हैं ढेर। आपको भाई मेंडल ने जो प्रयोग किया है उसका कॉन्सेप्ट पता है। अब आपको सिंबल कोई भी दे दे, जरूरी तो नहीं है कि मेंडल ने भाई लंबे के लिए कैपिटल टी लिया है, आप उसकी जगह सिंबल चेंज कर दो, संकेत चेंज कर दो। भाई कैपिटल टी की जगह मैं आपको बोल दूं कि नहीं कैपिटल टी नहीं लेना है, आपको जी लेना है, तो ठीक है हम जी नाम लेंगे। अभी यहाँ पे जो सिंबल दिया है कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस सिंबल बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि हरा जो रंग है जिसको हम ग्रीन से शो करते हैं, तो वो क्या है, प्रभावी रंग है, मतलब हरा हमारा डोमिनेंट है, ठीक है। अप्रभावी पीला है जिसको स्मॉल जी से कर रहे हैं। फली फूली हुई फली है तो उसको आई से डिनोट कर रहे हैं, और सिकुड़ी हुई फली है उसको किससे, स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। और पौधे की लंबाई टी है, ठीक है, और बोना पौधा जो है जो अप्रभावी है वो स्मॉल टी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो निम्न पौधे के फिनोटाइप क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं सभी बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी उतना देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैयारी हमने कर रखी है, पूरे चैप्टर 16 के आपको एमसीक्यू उपलब्ध करवा दिए हैं मैंने। चैप्टर 13 तक, चैप्टर 13 सिर्फ पीछे के 3 चैप्टर हैं, उनके वन शॉट इस साल नहीं आएंगे, थोड़े इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं, भाई वायु प्रदूषण जल प्रदूषण आप कर लोगे, तो चैप्टर 13 तक वन शॉट करवा दिए हैं।
सारा सिलेबस नवंबर में कंप्लीट हो गया था, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट मैं आपको कुछ और दे सकती हूँ। तो अब आपकी बारी है मेहनत करने की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ला रही हूँ जो मुझसे पॉसिबल है। अच्छे आंसर्स कैसे लिखने हैं, तैयारी कैसे करनी है, रिविजन कैसे करना है, सब दे दिया आपको, ठीक है। तो चलिए क्या है भाई, यहाँ पे देखो ये कैपिटल है, जो कैपिटल होगा वो प्रभावी होगा, इतनी बात हमें पता है, तो उसका लक्षण हमें लिखना है। अब यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल जी साथ में है, तो भाई ये तो क्या हो सकता है, ये तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा। कैपिटल वाला स्मॉल वाले को प्रदर्शित नहीं होने देता, तो भाई हरा, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कैपिटल जी है मतलब हरा है, और कैपिटल जी के साथ हरी, और आई कैपिटल आ रहा है, आई कैपिटल आया है मतलब आई कैपिटल किसके लिए, फूली हुई फली के लिए, तो फली कैसी हो जाएगी, फूली हुई। और टी क्या बता रहा है, लंबा बता रहा है, तो कैसा हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा। बस कैपिटल कैपिटल को देखते रहो, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, तो इनके लक्षण लिखने हैं आपको जो ऊपर दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों स्मॉल जी है, जब दोनों स्मॉल जी हो जाती है तो दोनों की बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि कैपिटल वाला रहता नहीं है तो उसको प्रदर्शित होने का मौका मिल जाता है। तो स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी हमें बोल रहा है पीला है, तो भाई सेकंड क्या हो जाएगा, पीला। ये तो दोनों कैपिटल है तो कोई बात ही नहीं है, लंबा, पीला लंबा। और यहाँ पे देखो फिर कैपिटल आई आ गया मतलब फूली हुई फली है, तो पीला, फूली हुई फली और लंबा पौधा। इसके भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, किसी द्विसंकरण परिशार्थ संकरण में जनकों व पुनर्योजन की आवृत्ति क्या होती है जब जीन संलग्न नहीं हो या न हो। अगर हम कोई द्विसंकरण कराएं, जैसा कि मेंडल ने कराया था, और अगर उसमें जीन संलग्न नहीं हो तो क्या आवृत्ति होती है उसकी। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर जनक और पुनर्योगज, पुनर्योगज क्या होते हैं, जनक मतलब पेरेंट, पेरेंट की कितनी आपको मिलेगी, और जो हमारे पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेंट कितने मिलेंगे। हमने मॉर्गन का प्रयोग किया हुआ है ड्रोसोफिला पे, हमने बात की थी कि मॉर्गन के प्रयोग में पेरेंट वाले जो ज्यादा मिल रहे थे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वाले कम मिल रहे थे, क्यों, क्योंकि जीन संलग्न था। लेकिन अगर जीन संलग्न नहीं होता है, यानी लिंक्ड नहीं होता, लिंकेज नहीं होता, इसके अंदर लिंकेज नहीं होता, लिंकेज नहीं होता है, तो क्या होता है भाई, दोनों 50-50% मिलते हैं। तो भाई पेरेंट जितने मिलेंगे उतने ही पुनर्योगज मिलेंगे, तो जनक भी 50% मिलते हैं हमें, और पुनर्योगज भी 50% मिलते हैं। ये ऐसे सवाल है जो हमें आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन देख के उलझ जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के सवाल लेके आई हूं मैं आज। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन शॉट के साथ मैं बताती रहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, हमने मिक्स वाले भी किए हुए हैं क्वेश्चन। ऐसे पौधे का नाम लिखिए जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। भाई एमसीक्यू सारे देख लेना जिनके एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू से भी बहुत सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं मॉडल पेपर के अंदर। जो मैंने एमसीक्यू करवाया उससे बहुत सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बना के मॉडल पेपर में आए हुए हैं इतने पूरे सालों के अंदर, ठीक है। ऐसे पौधे का नाम लिखना है जो अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। पता है क्या आपको, पढ़े हैं हमने, एक तो हमें मिराबिलस जलापा का एग्जाम्पल देना है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर कौन सा दे रखा है, स्पेन ड्रैगन का दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीराइनम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेन ड्रैगन, एंटीराइनम, और अगर आपको ये नहीं आता है तो मिराबिलस जलापा का भी दे सकते हैं, मिराबिलस वह लिख देती हूं मैं, भाई ये दोनों एक नहीं है, वह लगा रही हूं मैं, अलग अलग है। मिराबिलस जलापा, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है 4 o'clock प्लांट। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, 4 o'clock प्लांट नाम है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका ये साइंटिफिक नेम है, और ये स्पेन ड्रैगन इसका कैसा नाम है, नॉर्मल नाम है, मतलब कॉमन नेम है। तो दोनों आपको याद रखने। नेक्स्ट की तरफ चले, सेंटीमॉर्गन यूनिट क्या है, ये सवाल भी आया हुआ है बच्चों, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। सेंटीमॉर्गन क्या है, तो जो मॉर्गन थे उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया था, जो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किए थे उससे एक यूनिट बनाई थी कि हम लिंकेज को यानी संलग्नता को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने जो यूनिट बनाई थी उसको हम कहते हैं सेंटीमॉर्गन। इसी को ऐसे भी लिखा हुआ आता है, तो ये सीएम सेंटीमीटर वाला सेंटीमीटर नहीं है, ये सीएम का मतलब है सेंटीमॉर्गन, ठीक है, सेंटीमॉर्गन। कई बच्चे ये नहीं समझ पाते, सीएम मतलब सेंटीमॉर्गन होता है, सेंटीमीटर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक सेंटीमीटर सेंटीमॉर्गन यूनिट क्या है कि अगर किसी जीन में
या अगर किसी दो जीनों के मध्य दूरी या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज 1% पाया जाए, पुनः योगज आवृत्ति 1% पाई जाती है, तो उनके मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमॉर्गन है। ये तो हो गई मेरी परिभाषा, इधर देख लो, ठीक है। 1% पुनः योगज दिखाने वाली दूरी को एक मैप यूनिट, ये मैप यूनिट भी इसी को कहते हैं, या सेंटीमॉर्गन सीएम कहा जाता है। ये इजी वाली नोट्स में भी मैंने लिख के दिया है, क्लास में भी एक लिखवाई है कि इकाई दूरी पर स्थित जीनों में यदि 1% पुनः योगज पाया जाता है तो उसे हम 1 सेंटीमॉर्गन कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा, जो आपको समझ में आती है आप लिख सकते हैं। इससे मुझे नहीं लगता मैं हर उसके अंदर आपको ऑप्शन दे रही हूं आपके हिसाब से। पूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर रहे एक गुलाबी पुष्प वाले पौधे को, अब ये आपको बताना है, यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि हमें कंप्लीट डोमिनेंसी पूछिए, ठीक है। और उसमें एक हमें दिया है गुलाबी पुष्प वाला पौधा को क्या कर रहे हैं, सफेद पुष्प वाले पौधे से संकरित कराने पर किस रंग के पुष्प के पौधे प्राप्त होंगे। गुलाबी से सफेद को करा रहे हो तो क्या होगा बच्चों, गुलाबी से सफेद को अगर हम कराएंगे अपूर्ण प्रभाविता है। क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में हम कहते हैं कि दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्रभावी वाला भी कुछ कुछ, अप्रभावी वाला भी कुछ कुछ, और दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जब संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में समयुग्मकी और समयुग्मकी को छोड़कर विषम युग्म की अवस्था में लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। या फिर जो दूसरी वाली मैंने बोली, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों से कोई तीसरा ही लक्षण उत्पन्न हो जाता है मिक्स वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। अब यहाँ पे एक गुलाबी पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले से करवा दिया है, तो क्या होगा, इस क्रॉस में गुलाबी और सफेद रंग के पौधे जो हैं वो हमें कितने मिलेंगे, 50-50% मिलेंगे, क्योंकि दोनों प्रदर्शित हो रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं। देखो अगर हम एनसीईआरटी वाला जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे क्या करा है भाई, सफेद और लाल से करवाया है ना, व्हाइट और रेड से करवाया था, तो हमें मिक्सचर मिल रहा था, गुलाबी यही मिला था। अच्छा इसका जीनोटाइप क्या है पता है कि नहीं पता है, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें क्या देखने को मिले थे, दोनों सेम ही थे इसके, फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2:1 F1 पीढ़ी में ही, मतलब हमें 2 गुलाबी मिले, एक सफेद मिला और एक कैसा मिला था, लाल मिला था, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये ध्यान रखना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना, फिनोटाइप पूछे तो मैम वो तो पढ़ाया ही नहीं था, भाई दोनों इसके सेम ही रहेंगे। अभी क्या है कि यहाँ पे गुलाबी हो रहे हैं, लेकिन हमें तो गुलाबी से सफेद को कराने के लिए बोला, तो हम कह रहे हैं कि अपूर्ण प्रभाविता में तो दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो हमने दोनों को 50-50% कर दिया कि भाई आधे तो सफेद मिलेंगे हमें और आधे गुलाबी मिलेंगे, ठीक। चले, मनुष्य में जीन का क्या प्रतीक है और आरबीएससी पर पाए जाने वाले एंटीजन को कोड करती है, इसके एलील के प्रतीक भी लिखे। मनुष्य में जीन का प्रतीक क्या है भाई, जीन के प्रतीक क्या है, ये एक्चुअली में उस जीन का प्रतीक क्या है, मतलब ये आरबीएससी के जीन का प्रतीक कह रहे हैं। तो हमने आरबीएससी में पढ़ा है कि हमारी जो आरबीसी है उसके ऊपर ऐसे जीन होते हैं, ऐसे एंटीजन्स होते हैं, है ना, और इन एंटीजन्स को प्रदर्शित करने वाले कुछ जीन होते हैं, एलील होते हैं, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और कैसे करते हैं, अगर आई का ए ब्लड ग्रुप है, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए, अब अगर बी है तो आई बी, और अगर नहीं है तो क्या होता है, स्मॉल आई। ये 3 एलील है हमारे पास, 3 एलील है, इसी से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, 3 एलील है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये 2 तरह की चीजों में आता है, एक तो ये बहुजीनी का भी एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में हमने आरबीसी वाला पढ़ा है, एक तो बहुजीनी में भी पढ़ा है, एक आप सह प्रभाविता में भी इस एग्जाम्पल को लिखेंगे, दूसरा 2 चीजों में इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। और यहाँ पे तो भाई दिया ही है, मल्टीपल एलील वाला भी है ये, ठीक है। जीन आई एलील आई ए, अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा टाइपिंग वाला प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया, ये ऐसे लिखना है ना, ये ऊपर नहीं आया, ये ऐसे नीचे आ गया, ये 3 है, ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप बी और ये ब्लड ग्रुप ओ। मेंडल के नियम की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताओ। मेंडल के नियम की पुनः खोज किसने की थी,
मेंडल के नियम की पुनः खोज किसने की थी? तो जो हमारे शेरमार्क, कार्ल कॉरेंस, ये थे, इन्होंने की थी ना। डीवरिच, कॉरेंस, वॉन और शेरमार्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बोला भी था, इसको याद रखना। नेक्स्ट है फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई का तकनीकी नाम क्या है? ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। कई बार क्या होता है, हम जिस चैप्टर को बहुत हार्ड समझते हैं ना, वहां पे से एग्जामिनर सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देता है बच्चे का भला करने के लिए। कोई अच्छा एग्जामिनर होता है, पेपर अच्छा बनाता है, बोलता है यार बच्चे को थोड़ा टफ लगता है चैप्टर, तो जिसको बोलते हैं हम स्वीट हार्टेड जो एग्जामिनर्स होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, वो कई बार ऐसे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं ज़्यादा मार्क्स के, जिससे बच्चे डरे हुए होते हैं, जैसे 5th है, 6th है, 11th है, 12th है, उनसे बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो उनसे इजी क्वेश्चन दे देता है। और उधर जिसको हम हल्के में ले रहे होते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही चैप्टर है, उससे कोई अच्छा वाला क्वेश्चन 5 नंबर का दे देता है। तो सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर माइंड में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट के चक्कर में कभी नहीं, मैं तो शुरू से ये कहती हूँ इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता, सब इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, फल मक्खी का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताया भी है आपको। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को ही फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं और इसी को फल मक्खी भी कहते हैं। इसी पे मॉर्गन ने अपने प्रयोग किए थे। और एक क्वेश्चन भी है कि इस फल मक्खी को क्यों सेलेक्ट किया था, तो ये भी हमने क्लास में किया है कि इसको क्यों सेलेक्ट किया था, है ना। सबसे पहले बात ही यही कही है, अगर किसी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, अमीनो अम्ल नहीं बदलते तो कौन सा रोग हो जाता है? ये तो आपको पता ही है, फिनाइल कीटोनूरिया। देखो इसी क्वेश्चन को, हमें फिनाइल कीटोनूरिया पूरा याद है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन ये उल्टा करके पूछ लिया है कि अगर फिनाइल एलेनिन होता क्या है इस रोग में, यही तो होता है, इसका जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में नहीं बदलता, और टायरोसिन में नहीं बदलता तो हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि टायरोसिन मल्टीपल जीन का उदाहरण है, ठीक है। एक जीन एक काम अनेक, ये स्लोगन दिया था ना मैंने इसके लिए कि ये जीन एक होता है लेकिन इसके प्रभाव बहुत सारे होते हैं। बहु प्रभाविता के अंदर पढ़ा था हमने इसको, बहु प्रभाविता, सारा मैं आपको रिवीजन भी करवा रही हूं। ये बहु प्रभाविता का उदाहरण के अंदर हमने पढ़ा था फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। फिनाइल डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम नहीं होता तो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदलता, और हमें बहुत सारे मंदबुद्धिता, वीकनेस, है ना, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, इसीलिए इसको बहुप्रभाविता के उदाहरण में भी हमने देखा था। नेक्स्ट पे चले तो एक साथ भाई 2-2, 3-3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे में ले आई हूं जो आ सकते हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है, सारे बोर्ड्स के अंदर, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन थे? तो सट्टन एंड बावेरी थे जिन्होंने वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत दिया था। तो इन्हीं का नाम हमें लिखना है, क्योंकि वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत बोलो या वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत बोलो, सेम बात है। कई बच्चे तो ये बदलते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्रोमोसोम को ही तो गुणसूत्र कहते हैं, तो थोड़ा सा वो प्रेशर में भी रहते हैं, एग्जाम होता है तब उनका दिमाग नहीं दौड़ता क्योंकि वो अंडर प्रेशर रहते हैं। देखो सबसे अच्छा एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना है अगर, तो पहले तो पूरा पढ़ लो, उसके बाद अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस रखो। मतलब लोगों को नहीं दिखाना कि हमने पढ़ लिया, वो अलग चीज है, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, उससे तो मारे जाओगे। अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने अपनी बुक को पूरा चाट रखा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैंने अपनी बुक को, अपने मैम ने जो मुझे लेक्चर करवाए हैं, वन शॉट करवाए हैं, एमसीक्यू करवाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन चलो छोड़ दो, थोड़े से नीट के लेवल के, एमसीक्यू में मैंने उनको ले लिया है जो बोर्ड वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए वो मैंने सब 1-1, 2-2 बार कर लिया, मतलब कम से कम 2 बार तो मैंने हर चैप्टर को पढ़ लिया है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए मैंने। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आएगा मैं उसका आंसर दे दूंगा, लेकिन ये लोगों को नहीं दिखाना है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो हाँ मैंने तो पूरा ही कर लिया, वो मारा जाता है, वो एग्जाम के वक्त जरूर मारा जाएगा, क्योंकि उसको शो ऑफ करने की आदत हो गई। जो शो ऑफ करता है वो मारा जाता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो हमेशा जीतता है। वो लोगों को नहीं दिखा दो कि मैंने 4-4 बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है, करा है उसने रिवीजन, उसको पूरा याद है। और एग्जाम का जिस दिन होता है उस दिन बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको हमेशा पालने की कोशिश करो। कई बच्चे क्या होते हैं, दोपहर में 2 बजे एग्जाम है, सुबह से लेके बैठे हैं और ये भी रिवीजन कर तू, वो भी कर, 4 बार करा हुआ है रिवीजन, लेकिन फिर भी डर के मारे। वो डर नहीं होना चाहिए। वो रिवीजन आप कब करोगे, जब आपने पढ़ा हुआ नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है 2-2 बार सब कुछ, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, 2 बार ही बोल रही हूँ, सारी चीजें जो मैंने अभी बोली,
इससे पहले 2-2 बार अगर आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रखे हैं, अच्छे से समझ रखा है चैप्टर को, तो आपको एग्जाम की सुबह अगर दोपहर में 10 बजे 2 बजे कभी भी एग्जाम है, नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वो जब आप पढ़ोगे ना आपको डर लगेगा, क्योंकि उस टाइम आप प्रेशर में रहते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें जब आप खोलते हो तो याद नहीं आती। फिर आप एक चीज़ अगर आपको याद नहीं आएगी ना, आप हड़बड़ा जाओगे, यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या था इसमें, फिर दूसरा खोलोगे, अरे ये भी याद नहीं आ रहा, फिर आप खतरनाक हो जाओगे। और अगर आपने चैप्टर 11 तो पढ़ के आई हूँ, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना है एड्रिनल ग्लैंड, आपकी एड्रिनल ग्लैंड इसी स्ट्रेस में आपको और क्या करती है, हेल्प करती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ाती है, श्वसन दर बढ़ाती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना है, जो भी पढ़ना है रात में पढ़ लो, एक रात पहले, जिस दिन एग्जाम हो ना बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको, खोलनी ही नहीं है बुक। मैंने तो कभी नहीं खोली अपने एग्जाम में, जिस दिन एग्जाम होता है मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, जो भी पढ़ना होता है रात को पढ़ लिया। सुबह अपने माइंड को रिलैक्स करना है अच्छे से, जो भी आपको पसंद है, कोई गाना वाना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो, आराम से रहो, बिल्कुल फ्री रहना है और अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि वो कुछ भी आएगा मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा, अंदर रखना है ये कॉन्फिडेंस, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप कम से कम हर चीज को 2 बार पढ़ चुके होगे और जो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें से आपको सब कुछ आ रहा होगा, है ना। चैट में लिखने से कुछ नहीं होगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है, भले अंदर नहीं आ रहा हो, सारे क्वेश्चन गलत नहीं करो, चैट में शो ऑफ कर रहे हो मेरे को सब कुछ आता है, मैम जो करा रही है, मैम की कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का, ये तो सब कुछ मुझे आता है, ये चीज आपको किसी दिन ले डूबेगी, ये नहीं रखना है। आपको आता है बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है, यही तो हम चाहते हैं कि आपको आए, तभी तो आप भाई मेरिट में नाम रोशन करोगे अपना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अंडर प्रेशर से बाहर निकलने के लिए कभी भी एग्जाम के दिन हाइपर मत होना, रिलैक्स रखना अपने माइंड को, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी 11 के कुछ बच्चों ने ये चीज़ अप्लाई की, मैंने उन्हें समझाया कि इसको यूज़ करके देखो। काफ़ी बच्चे जो है उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम ये आपने जो तरीका बताया था मस्त था, बड़ा ही रिलैक्स रहा, पेपर बहुत ईजी गया। वो डर रहा था, मैंने उसको बोला बिल्कुल नहीं डरना, पढ़ा हुआ है कि नहीं ये बताओ पहले तो। उसने कहा पढ़ा हुआ है मैम, तो बस डरने की जरूरत ही नहीं है, पेपर मस्त गया उसका। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो डीपली थे, लेकिन वो आंसर दे के आया था उसका, बढ़िया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट की तरफ, ये क्या था, ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के नुस्खे, घरेलू नुस्खे। मानव में अलिंगी सूत्र प्रभावी व लिंगी सूत्री प्रभावी व अलिंगी सूत्री अप्रभावी मेंडलीय दोष से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन उलझा रहा है आपको। ये बोल रहा है कि ऑटोसोमल अलिंगी को क्या बोलते हैं। देखो कई बार है ना भयानक वाली हिंदी आ जाती है, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों देखना है, ये मैं पूरे साल बोलती रही हूं। ऑटोसोमल की बात कर रहा है ये, ऑटोसोमल प्रभावी और ऑटोसोमल अप्रभावी की एक एक डिजीज बतानी है। अब मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी बुक के अंदर जितनी भी डिजीज को एक्सप्लेनेशन दे रखा है, चाहे वो आपकी कोई भी डिजीज हो, वो सारी रिसेसिव है, वो सारी रिसेसिव है। आपको आपकी बुक के अंदर किसी भी डिजीज जो भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हीमोफीलिया का है, सिकल सेल का है, कोई भी डिजीज दे रखी है, वर्णांधता है, वो सब रिसेसिव प्रकार की है। ऑटोसोमल डिजीज का आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको क्लास में करवाया था, मैंने कहा था कर लेना क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आ गई हूं। अभी भी अगर आपने नोट नहीं किया है तो इस डिजीज को नोट कर लो। नोट्स के अंदर मैंने टेबल बना रखी है, बना के बताया था कि ये याद कर लेना, वन शॉट में भी बताया था। भाई ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक हमें ध्यान रखनी है, रिसेसिव वाली तो हमारे पास है एग्जाम्पल, ऑटोसोमल की हमें ध्यान रखनी है। तो ऑटोसोमल की ये रही, इसको नोट कर लो अभी भी अगर आपने नोट नहीं किया। लेकिन अगर आप मेरी नोट्स देखेंगे वहां पे एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर लिखा है, मैंने बताया भी है, मायोसेंट्रिक डिस्ट्रोफी है ना, लेक्चर के अंदर भी बताया है। इसको याद रखें, ये प्रभावी वाली है, इसके बारे में हमें कोई एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। और बाकी तो आप लिख ही सकते हैं, ये सिकल सेल रिसेसिव है, हीमोफीलिया, हालांकि वो सेक्स लिंक्ड है, लेकिन हमें ऑटोसोमल की पूछिए तो आप क्या लिख सकते हो, सिकल सेल लिख सकते हो, ठीक है। ऑटोसोमल पूछिए, हीमोफीलिया तो सेक्स लिंक्ड हो जाएगी। हाँ, दूसरा हमें सिर्फ सेक्स लिंक्ड डिजीज ही दी हुई है, वाई लिंक्ड डिजीज दी ही नहीं है, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और वो कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस और वर्णांधता और हीमोफीलिया,
ध्यान रखिए बच्चों, हमें सिर्फ रिसेसिव दे रखा है, एक एग्जाम्पल आपको प्रभावी का याद करना है। नेक्स्ट पे चले, ये आज का भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है। ये भी अच्छा सवाल है, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड है। बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको हमने उत्परिवर्तन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन कहा था, और उसके एग्जाम्पल में भी हमने बात की है पॉइंट म्यूटेशन। भाई किसी बिंदु में, अब बिंदु क्या होता है भाई, जीन के अंदर बिंदु कौन सा है, तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारे कोडोन है, ये GAAGATC, ये कोडोन है, ये एक बिंदु की तरह है, मतलब बिंदु की पॉइंट की तरह है। तो अगर इनमें से कोई एक नाइट्रोजनिक क्षार इधर उधर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। किसी भी नाइट्रोजनिक क्षार में या जो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर कोई चेंज हो जाता है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, वही जो ऊपर बीमारी पढ़ के आए हैं, दात्र कोशिकालपता। अच्छा, दात्र कोशिकालपता कोई सिकल सेल कहते हैं, ये तो पता ही है ना, साल निकल गया सिकल सेल। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं मैम नहीं पता है ऐसे, लेकिन हमें नहीं है बनना वैसा। सिकल सेल एनीमिया रक्तता, ठीक है। दात्र कोशिकालपता क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, अभी नीचे फिर क्वेश्चन आएगा इसका जहां पे डिटेल भी पूछा हुआ है, वहां पे मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। ग्लूटामेट जो होता है वो मेलेनिन में बदल जाता है, ठीक है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, कुछ एमपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, जो मॉडल पेपर आया था उसमें मैंने ये चीज कही थी और बताया भी था और अब फिर कह रही हूँ, एमपी वालों के मतलब कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस आए मॉडल पेपर के अंदर, तो एमपी वाले एनसीईआरटी मत छोड़ना, क्योंकि मॉडल पेपर ये हिंट दे रहा है कि एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले उसमें काफी क्वेश्चंस आए वहां पे, ठीक है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं भाई, उत्परिवर्तन क्या है, किसी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अचानक हुए जाने वाले जीनों में उत्परिवर्तन को, अचानक परिवर्तन को जीनों में क्या कह रहे हैं, उत्परिवर्तन कह रहे हैं। तो भौतिक रासायनिक व जैविक कारक जो जीव के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, जीन या क्रोमोसोम में वंशागत होने वाले बदलाव उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। मैंने भी आपको परिभाषा लिखाई है ना, ऐसे परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा परिभाषा बनाना भी सीखो, यहाँ बदलाव उत्पन्न करते हैं और नीचे आप ऐड कर दोगे, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। कंप्लीट करना परिभाषा, आधा नहीं छोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है उत्परिवर्तन जन क्या होते हैं। तो उत्परिवर्तन जन क्या है, जो उत्परिवर्तन करवाएंगे वो उत्परिवर्तन जन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो कारक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह भौतिक व रासायनिक व जैविक कारक जो क्या करते हैं, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन जन। हमने पढ़ा है भाई एक्सरे किरणें हैं, ठीक है। उसके बाद रासायनिक में हमने पढ़ा है कि कोई कैफीन है, कोल्चिसिन है, ये सब उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, पढ़ा है हमने। जैविक कारक भी कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज भी उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। क्लास के अंदर हमने पढ़े हैं उत्परिवर्तन जन क्या है, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं उत्परिवर्तन के कारण क्या है, ठीक है। तो ये कारक है। चलें नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि मधुमक्खी के पुमंडूपों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और इनके शुक्राणुओं के उत्पादन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ये भाई आपके वो चैप्टर वहां से आएगा जहां पे हमने बात की है, स्पेशली जब हमने लिंग निर्धारण की बात की थी। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है उसमें हमने एक तो भाई मोर वाला देखा था, एक ड्रोसोफिला वाला देखा था एग्जाम्पल में, है ना, कोई स्टोरी भी सुनाई थी मैंने, एक हमने स्पेशल मधुमक्खी वाला देखा था। तो मधुमक्खी में थोड़ा सा लिंग निर्धारण अलग प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें अनिषेक जनन पाया जाता है। तो आपको भाई ध्यान रखनी है ये बात कि मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है और वहां पे जो ड्रोन बनते हैं, जो नर बनते हैं, ये शब्द को थोड़ा देख लो भाई, अजीब सा शब्द है लेकिन हमें ध्यान रखना है। नर के बारे में पूछ रहा है, तो नर कैसे बने थे मधुमक्खी के अंदर, तो भाई ये लिंग निर्धारण वाले टॉपिक में से हमने क्या कहा था कि मधुमक्खी जो होती है वो क्या होती है भाई, ये मधुमक्खी रानी है, इसके अंदर अंडे पड़े रहते हैं। मैं बहुत जल्दी में पढ़ा रही हूँ, अभी स्पीड के रिपीट कर रही हूँ। मधुमक्खी के अंदर अंडे पड़े रहते हैं, ड्रोन इससे आता है, मैथुन की प्रक्रिया होती है और ड्रोन अपने अंडे इसके अंदर डाल देता है, ठीक है। अब भाई मधुमक्खी के जो अंडे हैं, ड्रोन अपने स्पर्म डाल देता है, अंडे नहीं स्पर्म डाल देता है, तो मधुमक्खी के पास ज्यादा अंडे होते हैं। एक बार ही ये क्या करते हैं, मैथुन की प्रक्रिया होती है मक्खी और नर के अंदर, क्वीन के और ड्रोन के अंदर। अब क्या होता है कि जितने स्पर्म इसके अंदर डाले गए उतने तो निषेचित हो जाएंगे अंडे से।
लेकिन उसके बाद भी जो क्वीन होती है उसके अंदर कुछ अंडे ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि शुक्राणु खत्म हो गए तो निषेचन कहाँ से होगा। तो ये बहुत चालाक होती है, मशीन है भाई बच्चे पैदा करने की। तो ये क्या करती है, इन अनिषेचित अंडों से भी क्या उत्पन्न कर देती है, मधुमक्खी बना लेती है। और वो मधुमक्खी कौन होती है, नर होती है। तो मधुमक्खी के जो नर होते हैं जितने भी, वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो एन होते हैं, मतलब उनमें गुणसूत्रों की संख्या मधुमक्खी क्वीन से आधी रहेगी। ड्रोन जो है वो द्विगुणित नहीं होता, अगुणित होता है। और यहाँ पे निषेचन भी नहीं होता है ना, स्पर्म ने निषेचन नहीं किया। अच्छा, जो निषेचित हो जाते हैं, जिसमें नर और मादा शुक्राणु और अंडाणु निषेचित हो जाते हैं, वो तो क्या बनाते हैं, वो तो वर्कर बनाते हैं, श्रमिक मक्खी जो मादा होती है, द्विगुणित मादा बनाते हैं। लेकिन नर हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो जो मेन मधुमक्खी होती है उसमें डिप्लॉइड संख्या क्या है, उसमें डिप्लॉइड संख्या 32 है। तो जो नर होता है उसमें कितनी होती है, 16 ही होती है, हमेशा अगुणित होता है। और क्योंकि यहाँ पे निषेचन नहीं होता और बिना निषेचन के नर उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये शब्द ध्यान रखना, मधुमक्खी के अंदर अनिषेक जनन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि बहुत साल हो गए, लेकिन पूछा हुआ है अनिषेक जनन किसे कहते हैं और ये किसमें पाया जाता है। हालांकि ये चैप्टर 1-2 में भी हमने पढ़ा है, लेकिन वहां पे पादपों के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, प्लांट के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे हमें एनिमल के कॉन्सेप्ट का उदाहरण ध्यान रखना है। वहां पे पार्थेनोकार्पी था, अनिषेक फलन था, यहाँ पे अनिषेक जनन है। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, हमारी मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी होती है और ड्रोन बनता है, उसमें नरों की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, क्योंकि मेन मधुमक्खी के अंदर 32 होती है। और यह समसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब ये खुद अगुणित है, तो इससे जो स्पर्म बने होंगे वो कैसे बने होंगे, समसूत्री से ही बने होंगे ना। जो स्पर्म बने होंगे, अब आधे से आधा थोड़ी करेगा, 1/4 थोड़ी करना है, अगुणित ही रखना है, तो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और उसी से स्पर्म बनेंगे और निषेचित करने के लिए मादा के शरीर में डाले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगुणित होता है नर, ये भी बात ध्यान रखनी है। और क्या होता है, अनिषेक फलन होता है। नेक्स्ट है दात्र कोशिका रक्ता क्या है। तो अभी हम बात करके आए, दात कोशिका रक्ता क्या है, बात की थी हमने, क्या होता है इसमें। अच्छा, ये आप यहाँ पे डायग्राम जरूर बनाएं भाई, मैं बार बार कह रही हूँ, पहले भी मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ, अच्छे आंसर्स कैसे लिखे लर्न एंड शेयर पे, अभी 1-2 महीने पहले की बात है। तो मैंने यहाँ पे रफ में बनाया है, आप थोड़ा सा अच्छा बनाएं, है ना। एक क्वीन बना दें, टाइम थोड़ा सा लगेगा भाई, मैं तो भाई सस्ती क्वीन बना रही हूँ, आप अच्छी वाली बनाना, है ना। इधर नर बना देना ऐसे, ये नर है, मादा को थोड़ा बड़ा बनाना, है ना। इधर अंडे बना देना। डायग्राम कैसे बनाओगे, जो मैंने उधर बनाया, इधर से स्पर्म इधर डालते हुए बता देना ऐसे, है ना। कुछ निषेचित, यहाँ पे लिख देना निषेचित अंडे, निषेचित अंडे में क्या बन जाएगी, मादा। और जो अनिषेचित है यहाँ पे लिख देना अनिषेचित अंडे, उससे क्या बनेंगे, नर। और उसमें 16 दिखा देना, यहाँ पे 32 दिखा देना, यहाँ पे 16, हमने क्लास के अंदर बनाया हुआ डायग्राम। ठीक है, अब है दात्र कोशिका लप्ता, यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, थोड़ी बात हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, बात की थी। क्या होता है इसमें, जो है पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है, ये बात ध्यान रखें, बिंदु उत्परिवर्तन, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। वो क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो GUG है, यहाँ पे बना देती हूँ एक बार, यहाँ पे जगह है। ठीक है, क्या होता है इसका डायग्राम कैसे बनाओगे भाई, एक आपको चेन बनानी है जैसा हमने क्लास में बनाया है। यहाँ पे हमने सारे क्या बना दिए, आप वो सारे बना दो, न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, गुआनिन, ये हमको सिर्फ 3 बताने, अभी मैं यही बता रही हूँ। ये G है, ये A है, ये G है। तो इससे क्या बनता है, इस वाले से एक प्रोटीन बनता है या अमीनो एसिड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड बनता है इसके साथ, या ग्लूटामिक बनता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन कौन सा, बिंदु वाला। तो यहाँ पे बिंदु उत्परिवर्तन लिख सकते हो। होगा क्या, कहानी में ट्विस्ट, जो A होता है उसकी जगह क्या आ जाता है, GUG आ जाता है। ठीक है, और GUG से क्या बनता है, वैलीन बन जाता है।
तो वैलीन बनने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। आरबीसी कैसी हो जाती है, ऐसी सिकल सेल हो जाती है, ऐसी। नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है, इस तरह की, ठीक है। तो इसका शेप कैसा हो जाता है, सिकल सेल, हंसिये के आकार का हो जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी मैंने क्लास में बताया, इसको हंसियाकार, हंसियाकार आरबीसी नाम से भी पूछ सकते हैं। भाई हंसियाकार डिजीज क्या है, तो इसमें हंसियाकार क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि हंसिया का मतलब होता है सिकल सेल, जो हमारे काटते हैं ना खेती वेती में, उसको हंसिया बोलते हैं, उसके नाम पे हंसिये के शेप का हो जाता है ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना, हंसियाकार, ठीक है। स्पेशली जो आरबीएससी वाले हैं उनके आया हुआ है एक बार हंसियाकार से। दात्र कोशिका रक्तता एक अलिंगी है, पहले ही बता चुकी हूं मैं। देखो ऑटोसोमल है ये और रिसेसिव है, पहले ही बोल चुकी हूँ, हमारे सिलेबस के अंदर जो भी डिजीज दी है सब रिसेसिव वाली है, ठीक है। इसमें सामान्य हीमोग्लोबिन बनने के कारण, असामान्य हीमोग्लोबिन बनने के कारण रक्तता अलगता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। भाई आरबीसी का शेप बदल गया, ये मैंने छोटा सा लिखा है, आप इसको अच्छे से लिखना अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो, और ये डायग्राम भी बनाना, ठीक है। क्या हो जाती है, आरबीसी का शेप जो है वो हंसियाकार हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी अच्छी तरह से, है ना, एक जगह उसको ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगी, बंधनता नहीं बना पाएगी। बंधनता नहीं बना पाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, खून कम हो जाएगा, है ना, ब्लड आरबीसी गई तो भाई खून भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमें क्या हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। चले, अच्छा इसके फायदे भी थे, एक बार पूछा हुआ है, इसका फायदा क्या है। ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया आरबीसी के अंदर ही रहता है, इसकी तो आरबीसी खराब है, तो इसको एक फायदा भी होता है, जो हमने इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। प्राकृतिक वर्ण के हमने जो 3 पढ़े थे, दिशात्मक, वर्णात्मक, है ना, वो 3 प्रकार पढ़े थे ना प्राकृतिक, याद आ रहा है या नहीं, भूल गए, नहीं आ रहा है तो अभी खुल के देख लो, वहां पे भी हमने इसकी बात की थी कि फायदा होता है इससे। नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं, जबकि उसकी मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं। एक कारण बताओ, ये अभी हम जस्ट बात करके आए हैं, देखो उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें अनिषेक जनन पाया जाता है, अनिषेक अंडे बनते हैं मादा के अंदर, और जो नर होता है वो अगुणित होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या होता है, हमने बात की है ये वाली, है ना। कई बच्चे बोलेंगे मैम क्लास में तो आपने ये लिखा है, बिल्कुल लिखा है, पर इसको ये भी ध्यान रखें। हालांकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये लिख के आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ये कह रही है। क्या होता है इसके अंदर, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसका डिटेल वाला क्वेश्चन भी है नीचे, जब हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो आपको संख्या भी ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में, अच्छा इसमें क्या होता है, पुरुष में नारी के लक्षण आने लग जाते हैं। मैंने आपको याद कराया था, क्लाइनफेल्टर, एफ आ रहा है मतलब फीमेल, फीमेल जैसे लक्षण आ जाते हैं, तो फीमेल जैसे लक्षण किस में आएंगे, मेल के अंदर। निम्नलिखित में से कारण होने वाले मानव आनुवंशिक विकार का नाम बताइए, ठीक है। आपको बताना है क्लाइनफेल्टर और टंडन सिंड्रोम, इनके कारण बताने। क्या होता है भाई इसमें, क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होता है, हमारा जो एक गुणसूत्र है एक्स वाला, वो एक्स्ट्रा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और टनल सिंड्रोम में एक्स 0 से शो करते हैं हम, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसमें कम हो जाता है और इसमें अधिक हो जाता है। इसमें 47 हो जाते हैं और इसमें 46 हो जाते हैं। तो आपको विकार का नाम बताना था, कारण होने वाले, निम्नलिखित के कारण होने वाले विकार कौन कौन से, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको, विकार बताने आपको, डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो भाई इसमें तो मेल होता है ये, लेकिन इसमें फीमेल जैसे लक्षण आने लग जाते हैं, क्योंकि एक एक्स ज्यादा हो गया है। और इधर क्या होता है, फीमेल होती है लेकिन उसके पास एक एक्स गायब हो जाता है, ठीक है। तो गायब हो गया तो भाई फीमेल में फीमेल जैसे लक्षण नहीं होते, वो अपनी जो है फर्टिलिटी खो देती है, वंध्यता खो देती है। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है भाई, लड़का है उसमें लड़कियों के लक्षण आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। याद आ रहा है वो शब्द, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पे सब, ये देखो नीचे आएगा अभी क्वेश्चन, उसमें हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, 1-2 विकार यहाँ पे बता दिए हैं। नीचे एक और बार क्वेश्चन आएगा तब सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। गायनेकोमेस्टिया हो जाता है ना, जो यहाँ पे है औरत जो बंद हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, हाइट कम रह जाती है, मेल जैसी थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है, यहाँ पे फीमेल जैसे लक्षण आने लग जाएंगे।
नीचे डिटेल में आएगा क्वेश्चन, तब हम बात करेंगे। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन के कोई 2 उपाय बताओ, 2 उपयोग बताओ। वंशावली के उपयोग, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा है मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद है। बिहार के अंदर एक बार पूछा हुआ है, यूपी के अंदर एक बार पूछा हुआ है, आरबीएससी में भी पूछा हुआ है, तो तीनों बोर्ड गए। ठीक है, एमपी वाले में नहीं आया लेकिन आ सकता है। ठीक है, चले, क्या है वंशावली? वंशावली क्या थी भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी, डेफिनेशन बता रही हूं अगर याद नहीं आ रही है तो। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का अध्ययन करना किसी बीमारी का, कि भाई दादा में थी तो पोते में गई है, पोते में थी तो उसके बच्चों में जाएगी या नहीं जाएगी, ये जो हम हीमोफीलिया, वर्णांधता, इनकी बातें करते हैं ना वो। ठीक है, तो वो वंशावली है, जिससे हमने वो ऐसे बॉक्स भी बनाए थे कि ये मेल है, फीमेल है, दोनों के बच्चे हुए, है ना, वो सारा बात जो हम करते हैं वंशावली के अंदर करते हैं। क्या उपयोग है वंशावली का? उपयोग ये क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास के नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, क्लास में भी लिखा हुआ है। वंशागति अध्ययन का प्रयोग किसी विशिष्ट लक्षण या आनुवांशिक विकार की वंशागति की जानकारी के लिए किया जाता है। भाई हम लक्षणों की आनुवांशिकता का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं, हमसे पूछते हैं ना भाई, वो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि एक जो है स्त्री जो है वो हीमोफीलिया की वाहक है, तो उसके कितने बच्चे हीमोफीलिक होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए भी हैं, डिस्कस किए हैं इस बारे में, तो इन क्वेश्चंस पे भी थोड़ा ध्यान देना। तो आपको वो बना के करना पड़ेगा। मिक्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने बात की थी, एक मॉडल पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया भी है वो, और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आया है, लेकिन हमें हीमोफीलिया के कॉन्सेप्ट में भी ये ध्यान रखना है। सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास के अंदर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है कि कोई बीमारी है तो वही वो मदर से बेटी में हो रही है या मदर से पुत्र में हो रही है। क्रिस क्रॉस के बारे में भी हमने बात की है। वंशागति असमानता के प्रभावी व अप्रभावी के रूप में पहचान व रोगी के वाहक अथवा समयुग्म के रूप में पहचानने से उसके प्रकोप को कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि वो जो जीन है, खराब जीन जिसको हम कहते हैं बीमारी वाला, वो कैसी अवस्था में, विषम युग्मजीय अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। उसको वही हम कहते हैं ना भाई, शादी करने से पहले आजकल जो है वो जीन टेस्ट करवाओ कि भाई उसको कोई ऐसी भयानक बीमारी तो नहीं है, रॉयल डिजीज टाइप की कोई डिजीज तो नहीं है, हीमोग्लोबिन सिकल सेल हो या वर्णांधता हो या हीमोफीलिया हो, ऐसा बोलते हैं ना, ताकि आने वाली पीढ़ियों में इसका पूर्ण निवारण सही तरीके से किया जा सके और फैलाव को सीमित किया जा सके। ठीक है, नर व मादा विषम युग्मता में अंतर क्या है? क्या है ये? कुछ बच्चे जिनको समझ में आ गया होगा, हमने जब लिंग निर्धारण की बात की थी तो इन 2 पॉइंट्स को पढ़ा था कि लिंग निर्धारण 2 तरीके से होता है। एक ऐसा जिसमें नर विषम युग्मजी की होता है, जैसे इंसान है ना, मानव, उसमें नर जो होते हैं वो विषम युग्म की होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। विषम युग्म की है ना, दोनों एलील अलग अलग है। जबकि मादा सम युग्म की होती है, एक्स एक्स वाली, तो वो तो होते हैं नर विषम युग्म की वाले लिंग निर्धारण। फिर हमने देखा था एक मादा विषम युग्म की वाला निर्धारण, जिसमें हमने मोर का एग्जाम्पल देखा था, कहानी भी सुनाई थी, मोर मोर नहीं लड़ते हैं, मोर ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ऐसी बात भी बताई थी। तो उसमें मादा विषम युग्म की होती है, क्योंकि मादा में भाई 2 प्रकार के एलील होते हैं, Z और W। तो बस आपको वही अंतर बताना है कि नर विषम युग्मता क्या है और मादा विषम युग्मता क्या है। सिंपल सा है, लिख लो इसको, बहुत आने वाला है, आया हुआ है एक्चुअली, आरबीएससी के अंदर आया हुआ है। वैसे तो ये आरबीएससी के अंदर एक बार आया हुआ है और एक बार सीबीएसई, तो सीबीएसई वाले भी होशियार हो जाए। देखो आरबीएससी और सीबीएसई का एक चीज मैंने देखी कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चन है, काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है आरबीएससी और सीबीएसई के अंदर, तो होशियार रहें। उसके अंदर आया हुआ है नर विषम युग्मता और मादा विषम युग्मता में अंतर। नर 2 भिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है। जैसे अगर मानव की बात करें तो एक्स और वाई होते हैं, तो विषम युग्म की हो गया, एक एक्स है और एक वाई है, विषम युग्म जी। हेट्रोजाइगस जिसको हम कहते हैं, ये होमोजाइगस होती है। ठीक है, होमोलोगस भी कह सकते हैं। इसमें मादा समान युग्मक उत्पन्न करती है। अब इसमें 2 युग्मक, एक एक्स होगा और एक वाई, यहाँ पे दोनों सेम होंगे, एक ही प्रकार का उत्पन्न करेगा। एक्स एक्स प्रकार बोल रही हूँ, एक ही नहीं बोल रही, एक ही प्रकार, भाई एक ही प्रकार है ना, ये दोनों है तो 2 लेकिन प्रकार एक है। मादा पक्षी जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था मोर, ठीक है, तो अच्छा इसमें मादा समयुग्म की हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, मादा समयुग्म की होगी। अगर नर विषम युग्म की है तो मादा कैसी होगी, समयुग्म जी, मतलब ऐसे प्रकार की जिसमें दोनों ही एक प्रकार के होंगे। लेकिन विषम युग्म की में क्या होता है, मादा जो है अलग अलग होगी, एक Z और एक W। ठीक है, तो एक Z मिलेगा और एक W, इसमें
मादा विषम युग्म की है। इसका एग्जाम्पल हमने मोर वाला देखा था, पक्षियों में मिलता है जनरली ये देखने को, ठीक है, पक्षियों के अंदर। बस यही लिखना है। नेक्स्ट है एक हीमोफीलिया ग्रस्त पिता। ये देखो मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक हीमोफीलिया, ये भी आरबीएससी में आया हुआ है बच्चों, सीबीएसई में आया हुआ है, एमपी बोर्ड में भी आया हुआ है, और भी यूपी में भी एक बार आया हुआ है। बिहार वालों के कभी आया होगा 2-4 साल 5 साल पहले आया होगा, अलग तरह से आया हुआ है, ठीक है, ये आ सकता है, लेकिन आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सेम की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने बिहार का नाम नहीं लिखा। एक हीमोफिलिक ग्रस्त पिता, और वहां पे वर्णांधता से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हीमोफीलिया का जीन अपेक्षाकृत पुत्र में संचरित कभी नहीं कर सकता, व्याख्या कीजिए। भाई इसी क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है, हीमोफीलिया नहीं लेके वर्णांधता शब्द ले लेगा। और इसको हमने क्या कहा है, क्रिस क्रॉस। बात करी हुई है सब क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बात करी हुई है मैंने। क्रिस क्रॉस अलग से क्वेश्चन करवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, मिक्स वाले जो करवाए थे, कि क्रिस क्रॉस क्या होता है। क्या होता है क्रिस क्रॉस, कि फादर से मतलब पिता से जो असामान्य जीन है वो पुत्र में स्थानांतरित नहीं होके पुत्री में स्थानांतरित होता है, और उसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। मतलब कि पिता से भाई पुत्री में हो रहा है ना। अगर पुत्र में होना भी है तो वो ग्रैंड सन के अंदर होगा, मतलब दोते के अंदर होगा। जैसे दादा से पोते में होगा, दादा से पिता को नहीं हो रहा है, दादा से पोते में हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो लेडी है उससे बेटी में नहीं हो रहा, उसमें उसकी बेटी की बच्ची के अंदर होगा। तो क्रिस क्रॉस सा कॉम्बिनेशन बनता है इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस प्रकार की डिजीज भी कहते हैं। ये बात हमने की हुई है। तो यही पूछ रहा है कि क्रिस क्रॉस क्यों है, तो भाई सिंपल सा रीजन है। मान लो अगर हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया हमें पता है कैसा है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। अच्छा, ये एक्स लिंक्ड ही होती है क्रिस क्रॉस, लिंक्ड जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है ना वही होती है क्रिस क्रॉस। एक्स लिंक्ड कैसी, रिसेसिव है, रिसेसिव है ना, ये अप्रभावी है, पहले ही बोल चुकी हूँ सब अप्रभावी डिजीज पढ़नी है हमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हीमोफीलिया का जो जीन है वो किस पे है, पिता पे है, तो पिता के पास तो भाई एक ही एक्स होता है, उसी पे जीन है, तो ये तो बीमार रहता है, ये रोगी है हीमोफीलिया का। लेकिन अब जब इससे युग्मक बनेंगे तो 2 प्रकार के बनेंगे ऐसे वाले, लेकिन ये युग्मक जाएगा किस में, ये तो लड़की में जाएगा, ये तो लड़के में जाएगा वाई तो, ठीक है, ये तो गर्ल में जाएगा, लड़के में तो गया ही नहीं। इससे कौन बनेगा, इससे माता को मिलेगा तो लड़का बनेगा, है ना। मदर को अभी मैं ले नहीं रही हूँ, मदर भी है भाई, उसी से तो लो बना देते हैं मदर को भी, ये लो। तो भाई क्या बन गया यहाँ पे एक्स वाई, तो वाई तो फादर से मिलेगा इसको, यहाँ पे एक एक्स तो इसको पापा से मिला है, एक एक्स इसको मम्मी से मिला है। मम्मी शुद्ध है भाई, कोई रोग नहीं है, वाहक होती है, अगर होती भी है तो, रोगी तो बहुत रेयरली देखने को मिलती है। अगर मदर और फादर दोनों पे खराब जीन हो तब बेटी रोगी होगी। तो हमने कहा भी था कि लड़के बैड लक के देवता होते हैं, ऐसी एक्स लिंक डिजीज के प्रभाव जनरली लड़कों पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे एच जो है वो किस में आया है, लड़की में आया है, लड़के से लड़के में नहीं गया, है ना, मेल से मेल में नहीं जा रहा है, मेल से फीमेल में जा रहा है। तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस। अगर लड़के में जाएगा भी तो इसका जो बच्चा होगा, इसका जब बेटा होगा तो उसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक एक्स लड़के में जाएगा ना, तब जा सकता है। तो भाई पापा से इसके बच्चे में जाएगा, मतलब सेकंड जनरेशन में जाता है, डायरेक्टली लड़के में नहीं जाता। इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, यही पूछ रहा है कि हीमोफीलिया ग्रस्त पिता का जीन अपने पुत्र में संचरित नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि उसका जो एक्स है वो लड़की में जाएगा, इसीलिए। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो पिता होते हैं, क्योंकि ये जीन अप्रभावी है, रिसेसिव है, तो पिता तो बेचारा बैड लक का देवता, रिसेसिव में भी उसको रोगी हो जाएगा वो, क्योंकि वाई तो कुछ रोक ही नहीं पा रहा। पिता को हीमोफीलिया ग्रस्त होने की स्थिति में इसका जो जीन है, इसको एच ऊपर लिखना बच्चों, पर उपस्थित होगा, वाई पर नहीं होता। भाई एक्स पर उपस्थित है, वाई पर नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना है, ऐसे ही खेलने के लिए नहीं बनाया मैंने, ठीक है। एक्स जीन जो होगा उस पे रोगी होता है, और वाई पे तो कोई है ही नहीं जीन, क्योंकि ये एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। गुणसूत्र, तो चूंकि पुत्र में पिता का वाई गुणसूत्र जाएगा, गुणसूत्र जाएगा भाई, पुत्र में क्या गया, वाई गुणसूत्र गया है पिता की तरफ से,
ठीक है, तो उसमें तो कोई डिजीज जानी नहीं है। पुत्री में क्या जाता है, पुत्री में जो होगा वो ये वाला जाएगा, इसलिए पुत्री जो होगी वो क्या होगी, बीमारी का वाहक होगी। हालांकि इसको भी बीमारी नहीं है, ये वाहक है। बीमारी तो कब होती है, जब जो दोनों में एच होता, ठीक है, तो वाहक बनती है, पुत्र में संचरित नहीं होता। इसी क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा के दे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिसेसिव होती है, उसमें पिता से पुत्र में नहीं जाता, पुत्री में जाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और लड़कियां वाहक होती है हमेशा, लेडी, अगर दोनों में, ये लड़की वाहक है, रोगी नहीं है, ये भी ध्यान रखें। इस पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन को देखो और कैसे पूछ सकता है, सुनो इस क्वेश्चन को। एक हीमोग्रस्त पिता जो है उसका विवाह, सुनना सवाल को, ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब सभी बोर्ड में आया हुआ है ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, तो कहीं कोई भी छूटा हुआ नहीं है इससे, और शायद एनसीईआरटी में भी है। एक ग्रस्त पिता, आप ग्रस्त पिता की जगह वाहक माता भी दे सकता है। आपको बस ध्यान रखना है कि वाहक में क्या होता है, वाहक में एक ही रहेगा और पिता में एक होता है तो भी वो रोगी निकल जाता है, बैड लक, ठीक है। तो पिता, ग्रस्त पिता का विवाह हमने सामान्य माता से करवाया, ठीक है, सामान्य पत्नी है इसकी, इस पे कोई डिजीज वाला कैरियर नहीं है, तो बीमारी किसको होगी या कौन वाहक होगा और रोगी कौन होगा। तो देखो रोगी तो कोई नहीं निकलेगा, सिर्फ पुत्र तो स्वस्थ रहेंगे, लड़की वाहक बनेगी इसके अंदर, रोगी नहीं है ये, वाहक है, रोगी तो कोई नहीं बनेगा, लड़की वाहक बनेगी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चे अलर्ट रहे, उनमें बहुत आते हैं। संलग्नता किसे कहते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाओ। अब देखो संलग्नता का पक्षियों के लिंग निर्धारण से कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है मिक्स करके, क्या करें। तो संलग्नता की परिभाषा लिखनी है, पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाना है। अभी हमने बात की मोर वाली, वही आपको एक्सप्लेनेशन देना है। संलग्नता क्या है, संलग्नता एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन जो होते हैं वो संलग्न जीन कहलाते हैं। मान लो ये क्रोमोसोम है, अब डायग्राम देखो, देखते जाओ। अब वैसे तो आपको सब अब याद होना चाहिए कि कैसे डायग्राम बनाने, दो जीन बना दो ऐसे, ये संलग्न जीन होंगे, एक जीन यहाँ बना दो, एक जीन यहाँ बना दो, इनको लिख दो, ये संलग्न जीन है। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जो जीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संलग्न जीन कहलाते हैं। एक साथ वंशागत हो, अगर ये दोनों पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहे, मैंने कहा था ना जन्म जन्म का साथ रहता है भाई, ये एक दूसरे को ऐसे चिपका के रखे हुए, हम जहां जाएंगे वहां साथ, है ना, जो आजकल के लड़का लड़की कहते हैं कि मैं जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में कम देखने को मिलता है, लेकिन इनके साथ कॉन्सेप्ट ये वाला फॉलो है, ये सच में एक साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है, सच्चा प्यार है इनका। तो भाई ये एक साथ वंशागत होते हैं, जहां पे भी जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ जाते हैं, इसलिए इनको संलग्न जीन या लिंकेज जीन कहते हैं। किसने की थी इसकी खोज, मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन। किस पे किया था उन्होंने प्रयोग, ड्रोसोफिला पे किया था, ध्यान रखें। अर्थात पूर्ण संलग्न जीन स्वतंत्र अपीयु प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है, स्वतंत्र अपीयु के नियम की उल्लंघना करते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है, सबके बताए थे ना। पूर्ण प्रभाविता के नियम का भी एक्सेप्शन है, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। स्वतंत्र अपीयु के नियम का क्या एक्सेप्शन है, अपवाद है संलग्नता। पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है, ये बात याद रख लेना, बार बार बोली है, फिर से बोल रही हूं। लिंग निर्धारण कर लेंगे, सारा लिखा हुआ है, ये सब हमने क्लास में देखा हुआ है। इसमें मोर जो होता है, भाई मोर होता है उस तो समयुग्मजी होता है, ये रहा मोर नर, है ना, और मोरनी जो होती है वो विषम युग्म की होती है, ठीक है। और मैंने आपसे बात ये भी बताई थी कि यहाँ पे जो है सच में लड़का या लड़की उत्पन्न होने की जिम्मेदारी मोरनी पे होती है, इंसानों पे नहीं होती, औरतों को ब्लेम नहीं देते, लेकिन मोर में हम दे सकते हैं मोरनी को ब्लेम, ठीक है, क्योंकि लड़का या लड़की उत्पन्न करने की क्षमता सिर्फ मादा के अंदर होती है, विषम युग्म की अवस्था में होती है। यहाँ पे अभी बात भी की थी, ZW होता है मोरनी के अंदर, ठीक है। और दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं अंडे में, एक तो Z और एक ZW। केवल Z प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, क्योंकि नर जो है वो कैसा है, ZZ टाइप का है, तो एक ही प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होंगे इसके अंदर, है ना, Z प्रकार के। और फिर डायग्राम तो आपको बनाना ही है सब में, चाहे मैं बनाऊं ना बनाऊं, ठीक है। ये हो गई हमारी मोरनी, मोरनी, हालांकि मोरनी शब्द मेल फीमेल पिकॉक लिखते हैं हम, और ये है हमारा मोर। दो इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे ZZ, क्योंकि सम युग्मक की अवस्था में इसमें दो प्रकार के बनेंगे ZW। और ये पुन्नेट चार्ट बना दो,
ठीक है, बना देंगे। यहाँ पे ZW कर दो, यहाँ पे ZZ, तो ZZ जो होगा वो नर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लड़की मत लिख देना इसको। और कई बार क्या हम ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं ना, हम हमेशा हमने क्या इतने सालों से इंसानों का ही लिंग निर्धारण करवाया है, तो ऐसी चीज़ों में हमें बस ये दो समान दिखते हैं तो मादा ही होती है। नर है बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि नर से मोर है, ये मोरनी है, ये हो गया ये, और ये हो गया ये। ठीक है, ये मोरनी है, ये मोर है। चले, ये आपको बनाना है। ये रहा, फिर से सवाल आ गया वही कि सामान्य दृष्टि वाले से अगर आप क्या करवाओगे, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। ये क्वेश्चन भाई आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत बार आए हुए हैं। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसका पिता वर्णांध है और किसी सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है, ठीक है, तो उनके पुत्र और पुत्रियों के वर्णांध होने की क्या प्रायिकता है, जो मैं अभी आपसे हीमोफीलिया के बारे में बोल रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वंशागति चार्ट द्वारा अपने उत्तर को समझाओ। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो वर्णांध के लिए हमें क्या करना है, C सिंबल काम में लेना है। अब ये कह रहा है कि एक महिला है जिसके पिता वर्णांध थे, तो इसके पिता वर्णांध थे मतलब पिता ऐसे होंगे, क्योंकि वर्णांधता का जीन X लिंक्ड है ना, X लिंक्ड है ना, X सहलग्न है, सहलग्न अलिंगी, X लिंगी, अप्रभावी है, रिसेसिव है, ये तो पता ही है हमें, सारी रिसेसिव है। अब ये पिता कैसा होगा, ये वर्णांधता मतलब इसकी बेटी में X जीन आया होगा, बेटी में तो X कहाँ से आता है, एक तो मम्मी से और एक पापा से, तो इसके पापा से आया होगा। तो जिस महिला की ये बात कर रहा है वो महिला हमारी कैसी होगी, वो महिला हमारी वाहक है, ये पक्की बात है, क्योंकि इसके पिता को वर्णांधता थी, तो महिला हमारी ये है। ठीक है, इतनी बात पक्की होगी। अब इसका विवाह पुरुष से करवाया है, लेकिन पुरुष कैसा आता है, सामान्य पुरुष है, तो सामान्य पुरुष है मतलब इसमें कोई भी खराब जीन नहीं है, अच्छे जीन है दोनों, तो ये हमारा हो गया पिता। बस अब क्रॉस करा लो, इसमें और इसमें क्रॉस कराओ, वही पुन्नेट चार्ट बना लेंगे। अब आप खुद करेंगे, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी है, सब मैं नहीं करूंगी, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। अब आपकी बारी है, साल का अंत चल रहा है, इतनी मेहनत तो आप करेंगे, सारी मेहनत मुझे थोड़ी करनी है, मुझे मेरिट में थोड़ी आना है ना, नाम आएगा तो आपका आएगा, वाहवाही होगी तो आपकी होगी, मेरी थोड़ी होगी। ठीक है, मेरी तो मेहनत सफल हो जाएगी, बस यही काफ़ी है हमारे लिए कि चलो कोई तो हमारे किसी के तो काम आ गए। अभी क्या है, ये आप क्रॉस कर लेंगे। अब देखो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप क्रॉस करके देखना, पुन्नेट चार्ट बना लेना, सबसे सिंपल यही मेथड होता है, क्रॉस वॉस मत कराया करो, गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा आंसर। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, महिला अगर वाहक है तो वाहक किस में जाएगा, ये X, एक तो लड़की में जाएगा, तो लड़की तो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो लड़के में जाएगा तो लड़का रोगी हो जाएगा। ठीक है, लड़कियां कैसी रहेंगी, अगर जाएगा भी लड़की के अंदर तो वाहक रहेंगी लड़कियां, तो लड़कियां हमेशा वाहक रहेंगी इनके बच्चों में, और पुत्र जो होगा वो रोगी हो जाएगा। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ये नीचे नीचे जो C है ना, ये आप ध्यान रखना, ये C का ध्यान रखना बच्चों। तो महिला का जीनोटाइप कैसा है, ऐसा वाला है। ठीक है, पिता जो है सामान्य पिता है, तो पिता में तो कुछ लगाना ही नहीं है, पिता तो इरेज करो पिता को। अच्छा, ये महिला के पिता की बात कर रहा है, महिला का पिता तो सही है, ये रहा जो मैंने भी लिखा है, महिला का पिता भाई ऐसा होगा। ठीक है, और उसका जो पुरुष है वो वाहक नहीं है, तो अंत जो जीनोटाइप है वो XY होगा, और इसकी संतति में वंशागति निम्न प्रकार से होगी। ये समझा देंगे आप, पहले आंसर बता चुकी हूँ मैं, पुत्रियां वाहक रहेंगी, पुत्र जो है वो रोगी निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, करना आप, कितने % रहता है, क्या रहता है, करके देखना, और कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं मुझे। इन निम्न शब्दों को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आ सकता है, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। आज जो हम कर रहे हैं वो इजी टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत बार आए हुए हैं। सहप्रभाविता क्या है, बात करी हुई हमने, जब दोनों जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित, सहप्रभाविता को डोमिनेंस, साथ साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं दोनों, भाई ना तो कोई झगड़ा कर रहा है। ये किसमें देखा था हमने, रक्त समूह के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो हमारी RBC है, ब्लड जो है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है AB और O, तो यहाँ पे सहप्रभाविता पाई जाती है, क्योंकि कई बार हमें AB ब्लड ग्रुप भी मिलता है, तो वो सहप्रभाविता का उदाहरण है। A और B झगड़ा नहीं करते, वो कहते हैं हम दोनों प्रदर्शित हो जाएंगे, तो दोनों अपना ब्लड ग्रुप शो करते हैं AB।
उसमें उदाहरण देना है। इसमें क्या होता है, किसी विषम युग्मजी के दोनों एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जनरली मेंडल के हिसाब से तो भाई अगर एक IA है और एक IB है तो जो प्रभावी होगा वो प्रदर्शित करेगा, लेकिन सप्रभाविता उसका एक्सेप्शन है प्रभाविता का। यहाँ पे A भी प्रदर्शित होता है, B भी, तो ब्लड ग्रुप कैसा निकलता है, AB निकलता है। तो दोनों विषम युग्म की, ये विषम युग्म की है, इसमें दोनों जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंसी। ये प्रभाविता के नियम का अपवाद भी है, इस बात को आप ध्यान रखें। उदाहरण क्या लिखना है हमें, यही, इसके बारे में पूरा लिखना है आपको, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्या है हमारे पास, 3 जीन होते हैं हमारे पास, IA, IB और एक स्मॉल i। ठीक है, अगर IA और I आता है तो A ब्लड ग्रुप निकलता है, IA और IA आता है तो A ब्लड ग्रुप निकलता है, अगर IB और I आता है तो B ब्लड ग्रुप निकलता है, IB और IB, अब ये तो समझ गए B भी है तो सेम है, तो मैं दूसरा वाला लिख रही हूँ, IA होता है तो AB निकलता है। भाई इसका B वाला भी होगा, दोनों B होंगे तो B ही निकलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, एक से समझ गए होंगे आप। और अगर स्मॉल i है तो O होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक B और A था तो AB, दोनों साथ साथ प्रदर्शित हुए। तो ये उदाहरण है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ पे जो है ये, और किसमें याद रखना है इस उदाहरण को, हमें बहुजीनी वाले के अंदर भी यही एग्जाम्पल लिखना है। बहुजीनी भी पूछा हुआ है लेकिन कम पूछा हुआ है, लेकिन उसका एग्जाम्पल यही है, आप लिख सकते हैं। क्या होता है बहुजीनी, ऐसे लक्षण जो एक से ज्यादा एलील से प्रदर्शित होते हैं। देखो ये हमारा ब्लड ग्रुप कितने सारे एलील, 3 एलील से प्रदर्शित हो रहा है। कितने से पूछ रहा है तो 3 आंसर देना, 6 मत दे देना, 3 से ही प्रदर्शित हो रहा है, मेन तो 3 ही है, ये और ये तो इसके कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता, पढ़ के आए, परिभाषा भी हमने इससे पहले छोटे क्वेश्चन में कर ली थी, बात कर ली थी हमने। मिराबिलिस जलापिया और भाई एंटीराइनम, जिसको स्पेन ड्रैगन कह रहे हैं, वो एग्जाम्पल देना है हमें। क्या होता है इसमें भाई, ये देखो, विषम युग्म की अवस्था में एक एलील अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में असमर्थ रहता है। नोट्स के अंदर मैंने अलग परिभाषा लिखी है, वो थोड़ी अच्छी वाली परिभाषा है, ये सिंपल वाली है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक। यही काम है मेरा, मैं आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही हूँ। नोट्स में हमने थोड़ी भारी भारी परिभाषाएं लिखी हैं, हल्की वाली भी दे देते हैं आपको। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन सही होनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया था भाई, रेड के अंदर और व्हाइट में, सॉरी स्मॉल आर आएगा मैम, डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे आर। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्रदर्शित हो गया था, गुलाबी रंग मिल गया था हमें, और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का, ठीक है। सहप्रभाविता, ये भी प्रभाविता के लक्षण का क्या है, अपवाद है। ये पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं छोटे वाले क्वेश्चंस के अंदर ही। तो हमें क्या मिलते हैं भाई, गुलाबी रंग के पुष्प मिलते हैं, ये वाले, जब इनमें हम क्रॉस कराते हैं। महत्व क्या है वंशागति विश्लेषण का, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये भाई क्वेश्चन बना सकते हो आप यहाँ से, वंशागति विश्लेषण के महत्व क्या है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वंशागति विश्लेषण के महत्व, वो जो क्वेश्चन था बच्चों ऊपर, उसका आधा पार्ट है इधर, उपयोग लिखे थे हमने। अब इसी क्वेश्चन में अगर महत्व बोल दे तो क्या लिखोगे, तो वो महत्व है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी रेडी हो जाएगा आपका। क्या कर सकते हो बस, वही वंशागति के वृक्ष बना सकते हो आप, उनको देख सकते हो कि भाई जीन कौन सा है, खराब जीन कौन सा है तो संतति कैसी उत्पन्न होगी, उसके बारे में देख सकते हो। किसी दंपति में उसकी आनुवंशिकता के आधार पर उसके बच्चों में होने सकने वाले असामान्यताओं के बारे में हमें चर्चा मिल सकती है। तो दोनों सेम है, आप वो चीज भी यहाँ पे लिख सकते हो जो हमने उपयोग में लिखी है, क्योंकि दोनों ही चीजें सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। वंशावली विश्लेषण में मनुष्य के लिंग संलग्न रोगों की वंशागति संबंधित हमारा ज्ञान जो है वो समृद्ध होता है या हुआ है इनके अध्ययन से। अब बात कर लेते हैं, शिशु का ब्लड ग्रुप O है, ये वैसे ही सवाल है, ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस है। पिता का A है और माता का B है, ठीक है। तो जीनोटाइप मालूम करें और संतति में प्रत्याशित, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वैसा ही सवाल है, सेम आपको क्रॉस चार्ट बनाना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी क्या समझाया आपको, ये ब्लड ग्रुप समझाया, ब्लड ग्रुप समझा हमने, इधर क्या बताया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज पता है तो सॉल्यूशन कर लोगे कि कॉम्बिनेशन क्या है और लक्षण क्या उत्पन्न होता है।
अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे हमने बात की है, एक बार और देख लो इसको। देखो ये कह रहा है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। आपको पता है ओ हमारा बेचारा अप्रभावी लक्षण है, तो अप्रभावी लक्षण है तो बच्चे में अगर ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब ये इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा, आई रहा होगा, क्योंकि ओ अप्रभावी होता है, अगर ए और बी के साथ आता है तो प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, अब पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो पिता का ब्लड ग्रुप ए दो कंडीशन में हो सकता है। कौन सी दो कंडीशन है हमारे पास, या तो ये ऐसा जीनोटाइप प्रदर्शित कर रहा हो तब भी ए ब्लड ग्रुप निकलता है, या फिर ये ऐसा प्रदर्शित कर रहा हो, ऐसा प्रदर्शित कर रहा हो जिसमें दोनों कैपिटल है, कैपिटल ए हो, तब भी ए ही होगा। ऐसे ही माता का भी कह रहा है बी है, तो बी की भी सेम कंडीशन है, या तो आई बी होगा या आई बी होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब भी बच्चा पैदा होता है तो हमें एक जीन माता से और एक जीन पिता से लेना होता है। अगर हम ये सोचे, मैं ये आईएमपी हटा रही हूं क्योंकि मुझे आपको चीज समझानी है, ध्यान से समझना इस बात को। फिर लिखने की चीज तो यहाँ लिखी हुई है, आप लिख सकते हो, जो बोल रहे हैं वही लिखना है। अगर हम पहली वाली कंडीशन ले कि हमारा जो पिता है मान लो वो आई ए हो और माता जो है वो आई बी हो, तो भाई बच्चा क्या ओ लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ओ लाने के लिए तो हमें क्या चाहिए, दोनों आई चाहिए। यहाँ पे स्मॉल आई है ही नहीं, तो बच्चे में आई आएगा कहां से? तो ये कंडीशन तो गई, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये तो सीधी लॉजिक सी बात है कि अगर हमें आई मिल रहा है, इसका मतलब एक आई मम्मी से आया है और एक आई पापा से आया है, तो कहीं ना कहीं 100% एक आई मम्मी के पास है, मम्मी है ना ए वाली, नहीं पापा है, एक आई पापा के पास है और एक आई मम्मी के पास है, वहीं से आया है आई। तो क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब आप इसका ये बनाओगे पुन्नेट चार्ट, तो देखो कैसा बनेगा। पुन्नेट चार्ट बना के बताना है आपको, वहां पे भाई आप प्रूफ भी तो दोगे। तो यहां से आया आई ए और स्मॉल आई, यहां से आया आई बी, और क्योंकि भाई ब्लड ग्रुप बी है मम्मी का, पापा का ए है, तो हम कह रहे हैं कि यही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से तो नहीं आ सकता। या अगर ये भी मान लो, इसमें से मान लो कोई एक आई हो, तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक आई से तो काम होगा नहीं, हमें तो दो आई चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना आई ए बी, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, एक बना आई बी आई, एक बना आई बी और एक बना आई, ये देखो ये आ गया बच्चा ब्लड ग्रुप ओ। हालांकि दूसरे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, अगर आपको इसी सवाल में ये ऐड कर दे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन क्या और भी प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर कोई अगला बच्चा होगा तो उसका ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। एक सवाल आया हुआ है ऐसा कि अगर माता पिता जो है वो ब्लड ग्रुप ए और बी के हैं, तो इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो भाई चारों ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं, ओ भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, ए बी भी मिल सकता है और बी भी मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। सारे चारों ब्लड ग्रुप मिलने की संभावना है अगर ये विषम युग्मजीय है। सम युग्मजीय होंगे तो फिर आप पुन्नेट चार्ट बना के देखो, ये पुन्नेट चार्ट बढ़िया वाला होता है, सब सॉल्व हो जाता है इससे। तो ये हमारा, ये आपको बना के बताना है। अब लिखना कैसे है, ये लिख दो कि भाई शिशु में ओ ब्लड ग्रुप है और हमें पता है कि ओ अप्रभावी होता है, तो अप्रभावी की स्थिति में हमारे पास एक ही कंडीशन है कि शिशु का जीनोटाइप क्या होगा, आई होगा, वही चीज लिखी हुई है। तो माता ए है तो ए रक्त समूह विषम युग्मजीय होगी, क्योंकि इसके पास जरूर एक आई होना चाहिए। ठीक है, माता पिता दोनों के पास, और ये इनका जीनोटाइप क्या होगा, ये पिता का, और माता का क्या हो जाएगा, ये माता का। इसी से हमने करवाया है। तो शिशु जो पैदा हो जाएगा वो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ओ वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतर कीजिए। अंतर बताने प्रभाविता और अप्रभाविता में, शायद ही हमने क्लास के अंदर किया है, मुझे याद है। और प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर क्या है, ये रहा अंतर, क्लास के अंदर लिखा हुआ भी है, हमने किया है इसको। और ये नहीं भी अगर किया है, वैसे तो मुझे ध्यान नहीं किया है, लेकिन क्या है कि 10th और 12th का चैप्टर सेम है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने 10th में कराया है तो 12th में भी करवाया है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये टेबल बनाई है, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बनाई है या कहीं तो बनवाई है, बाकी आप लिख लेंगे। प्रभावी क्या होता है भाई, ऐसा लक्षण जो अपने आप को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, वह विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपने आप को प्रदर्शित कर देता है।
उसको कहते हैं। ये विषम युग्मजीय अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, प्रभाविता का कारण उसके जीन या एलील के पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम उत्पन्न होते हैं। प्रभावी लक्षण अगर होगा तो उसके देखो हर कोई लक्षण किससे उत्पन्न होता है, पहले भी बता चुकी हूँ कि लक्षण हमेशा एंजाइम या प्रोटीन बनने से उत्पन्न होता है। तो अगर कोई प्रभावी लक्षण उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब कि उससे रिलेटेड प्रोटीन बन रहा है आपके शरीर में, एंजाइम बन रहा है, तो ये यही कह रहा है कि उसका कार्यशील एंजाइम बन रहा होगा। यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे जो एंजाइम है वो कैसा है, अकार्यशील है, क्योंकि भाई ये अप्रभावी है, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। ये लिख सकते हैं। इसी लाइन को दो टुकड़ों में भी बांट सकते हो, तीन भी बना सकते हो आप इसके। पहले में लिख दो प्रदर्शित होता है, दूसरे में लिख दो नहीं होता। इसमें लिख दो ये विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रदर्शित होता है, ये विषम युग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित नहीं होता, केवल समयुग्मजीय में होता है। बढ़ा के आप इसको कर सकते हो, जैसा कि नोट्स या क्लास में आपको मिल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। अब है समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय में क्या अंतर है, ये भी हमने किया हुआ है, देख सकते हो। समयुग्मजीय यानी कि होमोजाइगस और विषम युग्मजीय यानी कि हेट्रोजाइगस। यदि किसी विशेषक के लिए ट्रैट शुद्ध होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लक्षण जो है वो शुद्ध है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, समयुग्मजीय। अगर अशुद्ध है या शुद्ध नहीं है, विषम युग्मजीय अवस्था में है तो उसे विषम युग्मजीय कहते हैं। उदाहरण दे सकते हो, टीटी टीटी। यहाँ पे भाई कैसे होंगे, अलग होंगे। यहाँ पे ब्लैक से लिख देती हूँ मैं उदाहरण। एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी हो सकता है, या कैपिटल आर स्मॉल आर। एक प्रकार के युग्मक बनेंगे, टी बनेगा इधर से, स्मॉल टी बनेगा। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें स्वपरागण होने के लिए केवल स्वयुग्मकी जीव बनते हैं। स्वपरागण होगा तो सेम जीव बनेगा। यहाँ पे स्वपरागण होने के लिए समयुग्मजीय, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी। अगर स्वपरागण कराओगे तो दोनों प्रकार के जीन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कैपिटल टी भी आएगा, स्मॉल टी भी आएगा। जब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, विषम युग्मजीय में करवाते हैं, तो ऐसा ही होता है ना, हमें दोनों लक्षण मिलते हैं, लंबा भी मिलता है, बोना भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। अतिरिक्त ओज का अभाव होता है, आपको कोई डिफरेंट चीज नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि भाई जीन ही समान है तो डिफरेंस कहाँ से आएगा। यहाँ पे डिफरेंस ही आ सकती है। संकर ओज मिलेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन है ना, लंबा बोना मिक्स मिलेगा, ये मिलता है ना F1 पीढ़ी में, मिक्सचर है ये। तो आपको क्या मिलता है भाई, संकर ओज मिलता है। यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों समयुग्मजीय है, मिक्सिंग होगी कहाँ से। ठीक है, अगर दोनों समयुग्मजीय ले लिया आपने तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। एकल संकरण, द्विसंकरण, संकरण, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने क्लास में किए हुए हैं, या फिर आपको नोट्स में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं। एकल संकरण और द्विसंकरण संकरण में क्या अंतर है, कर सकते हैं। यहाँ पे एक जोड़े विपर्यासी गुणों के मध्य करवाया जाता है, यहाँ पे दो जोड़े विपर्यासी लक्षणों के मध्य कराया जाता है। यह दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा प्रकार के बने थे ना, ये देखो ये रहा कॉम्बिनेशन। इतने प्रकार के युग्मक हमें देखने को मिलते हैं और कितने युग्मक बनेंगे उसका फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके युग्मक पूछे हुए हैं कई बार, तो ध्यान रखें। इसमें जब स्वपरागण होता है तो 3:1 का आपको क्या मिलता है, फिनोटाइप मिलता है F2 पीढ़ी के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, अगर स्व कराओगे तो 9:3:3:1 का आपको क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन। जीनोटाइप क्या है इसका, 121, 242, 121, ये है ना जीनोटाइप। जीनोटाइप भी ध्यान रखना है। उसके बाद चूंकि इसका जीनोटाइप क्या है, 1:2:1, ये एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि एक जीन के एलील जो होते हैं वो वंशागति में लेते हैं, अंत संलग्नता नहीं पाई जाती है। इसमें संलग्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे संलग्नता जो है वो प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट पे चले। अब है परीक्षार्थ संकरण क्या है और इसका चित्र बनाओ। देखो एक परीक्षार्थ संकरण है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, और एक होता है बैक क्रॉस। ठीक है, एक क्या है, बैक क्रॉस, वो अलग है। बैक क्रॉस में क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर समझ लो एक बार। बैक क्रॉस में हम जो है, जो भी हमारे पास संतति है हमारे पास, उसको उसके जनक से हम क्या करवा देते हैं, संकरण करा देते हैं। अब हमें ये नहीं पता जनक कैसा है, कोई भी जनक ले सकते हो, विषम युग्म की भी ले सकते हो, सम युग्म की भी ले सकते हो, प्रभावी भी ले सकते हो, अप्रभावी भी ले सकते हो। लेकिन अगर हमने अप्रभावी लक्षण से उसका संकरण कराया है, बैक क्रॉस में भी अगर हमने अप्रभावी लक्षण ले लिया है जनक का,
तो उसको फिर हम बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण। परिभाषा क्या बनती है जो मैंने आपको बताई है इजी वाली, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, बोल के बता देती हूँ मैं आपको। जब किसी संतति का संकरण उसके अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, रिसेसिव से कराना पड़ेगा तभी ये टेस्ट क्रॉस होगा, नहीं तो बैक क्रॉस है। अगर प्रभावी से करा दिया तो बैक क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो अप्रभावी से कराते हो तो क्या बनता है, परीक्षार्थ संकरण करता है। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, सारे ही सवाल बहुत बार आ गए, है ना। आप बोलोगे मैम आप सब सवालों के लिए, तो भाई है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या करने के लिए काम में आते हैं, इसका उपयोग भी पूछा जाता है। भाई हम ये इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम अज्ञात जो हमारी संतति है उसका जीनोटाइप ज्ञात कर सके कि भाई उसमें है क्या, उसमें सम कैपिटल टी ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, मिक्सचर है, क्या है उसके अंदर, तो जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसा संकरण यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रभावी जीव समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, मतलब हमारे पास जो संतति है वो ऐसी है कि ऐसी है। वही अज्ञात जीन को, इसको और अच्छा लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो भाई, जो मैंने बोला अभी ओरली, अज्ञात जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात नहीं है कि उसका जीनोटाइप क्या है, तो हम जानना चाहते हैं भाई क्या है, कंडीशन क्या है इसकी। अज्ञात जीनोटाइप को प्रभावी जीव को अप्रभावी जनक से, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर प्रभावी कर दूंगी तो बैक क्रॉस बन जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। क्या हो गया भाई, कैसे कराते हैं, तो हमने कहा था ये आपने वन शॉट देखा होगा, देखे नहीं देखा है अगर डिटेल क्लास मेरे हिसाब से, तो अब हम 10 दिन एग्जाम से पहले, मुझे नहीं लगता मुझे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको। अगर हमें क्या करवाते हैं, हम हमारे जो भी संतति है, ये संतति है उसका उसके रिसेसिव से करवाते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है, अगर हमें 50% अगर हमें क्या मिलते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो जनक है, जो हमारी संतति है, ये संतति है, इसी का तो ज्ञात करना है। यहाँ तो मैंने लिख दिया है लेकिन हमें ज्ञात नहीं है, ये तो हमने एग्जामिनर को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये हमें ज्ञात नहीं होता है। अगर हमें 50-50% रिजल्ट मिलते हैं, मतलब 50% दोनों प्रकार के, 50% लंबा 50% बोना, तो हम कहते हैं कि हमारा जो संतति है वो कैसी होगी, विषम युग्म की होती है। और इसी में अगर हमें 100% अगर सारे के सारे कोई एक लक्षण मिलता है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो संतति होगी वो कैसी होगी, समयुग्म की होती है, ठीक है। अगर सारे हमें कैसे मिले, 100% मिक्सचर मिले, मतलब प्रभावी वाला हमें ज्यादा दिख जाए, जैसे सबके सब लंबे मिल रहे हैं, तो ऐसा किसमें होता है, जब दोनों कैसे होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, तो हमारा ये समयुग्मजी हो जाएगा। वो तो वही क्रॉस हो गया F1 वाला, ठीक है। तो समझ गए आप बात को, ये आपको बात ध्यान रखनी है, और ये रेशो भी ध्यान रखना है कि भाई 50-50% होंगे तो देखो बात वैसे ही सिंपल सी है, 50-50% दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब विषम युग्मजी है, दोनों है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब समयुग्मजी अकेला है। याद करने की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो हो जाएगा काम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जब क्वेश्चन आया था आगे तो मैंने कहा था हम डिटेल में फिर से इसको देखेंगे, नीचे क्वेश्चन है। क्लाइनफेल्टर क्या होते हैं, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, एक बढ़ जाता है, वो कौन सा बढ़ जाता है, क्रोमोसोम X बढ़ जाता है, तो इसमें जो मेल होता है उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, क्या हो जाता है, 46 के बजाय 47 हो जाते हैं। जो पुरुषों की कदकाठी है, वो पीड़ित व्यक्ति की कदकाठी पुरुषों के समान होती है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया क्या बताया था भाई, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाता है पुरुषों के अंदर, ये मेन इसका गुण है, इसको ध्यान रखना है। अर्थात स्तन महिलाओं के समान उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति बंध्य होता है, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा ये जो पुरुष होता है। ऐसे ही टनल सिंड्रोम क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, टनल सिंड्रोम में X 0 हो जाता है, भाई एक गायब हो जाता है, इसमें एक X क्रोमोसोम अनुपस्थित होगा, ये महिलाओं में होता है। तो महिलाएं जो है उनकी जो जनन की क्षमता है वो खो जाती है, अल्पवर्धित अंडाशय बनते हैं, ठीक है, कारण उनमें क्या होता है, बंध्यता आ जाती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी, लैंगिक लक्षण भी उनमें कम उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको पॉइंट बना के आप और कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे आज के चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगे, तैयारी कैसे चल रही है, हेल्पफुल है या नहीं वीडियो, कमेंट शेयर और लाइक तो आप कर ही देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, जलन नहीं करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।